क्वेश्चन देखो भाई, समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमेशा ही, ध्यान रखना कि जो समानांतर क्रम है, समानांतर क्रम में तुल्य जो प्रतिरोध होगा, समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा, आर इक्विवेलेंट होगा, ये न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होगा, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होगा, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होगा। लेकिन श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, आर इक्विवेलेंट है, जो तुल्य प्रतिरोध है, ये अधिकतम प्रतिरोध से, इसका जो मान है ये अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है, अधिकतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा जी, समानांतर क्रम है। तो समानांतर क्रम है, समानांतर क्रम में क्या होता है, न्यूनतम प्रतिरोध से भी अधिक होगा, नहीं गलत है, न्यूनतम प्रतिरोध के बराबर होगा, ये भी गलत है, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समानांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट का क्या सूत्र होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है, इसका सूत्र क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों को पता लग रहा है कि कोई भी राशि यदि अपॉन में आती है तो इसका मान क्या आता है, कम आता है। तो समानांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मेगा ओम बराबर होता है, तो 1 मेगा ओम है वो किसके बराबर होगा, वो 10 की पावर 3 किलो ओम के बराबर होगा, 10 की पावर 3 किलो ओम के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है समानांतर परिपथ में 3 शाखाएं हैं जिनमें क्रमशः 1 एम्पियर 2.5 एम्पियर जब धारा प्रवाहित हो रही है, 2.5 एम्पियर धारा ओपन होने पर कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो निम्न में से किस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, जो हमारा खुला परिपथ है, जो हमारा खुला परिपथ है उस खुले परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समानांतर परिपथ में 3 शाखाएं हैं जिनमें क्रमशः 1 एम्पियर 2.5 एम्पियर तथा 4 एम्पियर। ठीक है, 3 शाखाएं हैं, एक है 1 एम्पियर की, दूसरी है 2.5 एम्पियर की, और जो तीसरी शाखा है वो 4 एम्पियर। जब धारा प्रवाहित हो रही है, 2.5 एम्पियर धारा ओपन होने पर, 2.5 एम्पियर की धारा ओपन होने पर कुल धारा कितनी प्रवाहित होगी। देखो कोई समानांतर परिपथ है, और हम लोगों को पता है कि समानांतर परिपथ में, हम लोगों को पता है कि समानांतर जो हमारा कोई भी परिपथ होगा उस परिपथ में धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। समानांतर परिपथ में धारा का मान क्या होगा, धारा का मान अलग अलग होगी। धारा क्या होगी भैया, अलग अलग होगी। और जो वोल्टेज है वो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे क्या होगी, समान होगी। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे क्या होगी, समान होगी। समानांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम। लेकिन यदि मेरा श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे जो वोल्टेज है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पे जो वोल्टेज है, या प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अलग अलग होगा।
अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी ये 1 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसके अंदर 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये कह रहा है कि जी यहाँ से इसका सर्किट ओपन हो जाए, मान लो कहीं से इसका सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, वायर ओपन होगी, तो परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो देखो ये धारा पर इस वायर में से धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा क्या से होगी, 4 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, 4 प्लस 1 कितनी होगी, 5 एम्पियर, क्योंकि समानांतर क्रम में जो धारा प्रवाहित होती है वो कितनी होती है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होती है। समानांतर परिपथ में धारा होती है वो क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसमें I2 नहीं है तो किसका योग हो जाएगा, I1 कितना है, 1 है, और I2 का मान 0 हो जाएगा क्योंकि सर्किट ओपन हो गया तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, और I3 का मान कितना है, 4 है, तो टोटल कितनी धारा प्रवाहित होगी, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, तो किस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, जो हमारा खुला परिपथ है, ओपन सर्किट है। शॉर्ट सर्किट में धारा बहुत अधिक होती है, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं होती। बाकी जो लीकेज परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित होती है, लघु परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित होती है, बंद परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित होती है। हमें पता भी है कि धारा प्रवाह के लिए बंद परिपथ की जरूरत रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, फिलामेंट बल्ब विद्युत के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो जो फिलामेंट बल्ब है जिसमें फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा है या कार्बन का जो फिलामेंट लगा है, तो ये किस प्रभाव पे कार्य करते हैं, ये ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं, क्योंकि ये फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने के बाद में ऊष्मा और प्रकाश देता है, ठीक है ना। ये जितने भी बल्ब हैं ये गर्म होने के बाद में हमें क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं। और एक चीज बात है, यदि मेरा तंतु है उसका तापमान है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि उस तंतु का तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो वो सिर्फ हमें क्या देगा, ऊष्मा देगा। क्या देगा, ऊष्मा देगा। लेकिन यदि इस तंतु का तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, कोई भी मेरा ऊष्मीय तंतु है उसका तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो ये हमें ऊष्मा और ऊष्मा के साथ साथ में क्या देता है, प्रकाश भी देता है। ऊष्मा और ऊष्मा के साथ साथ में क्या देता है, प्रकाश देता है। तो ये जो फिलामेंट बल्ब होते हैं इनका जो तापमान है वो 900 डिग्री से अधिक होता है। लगभग कार्यकारी तापमान कितना होता है, जैसे कार्बन है या टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, इनका कार्यकारी तापमान कितना होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है भैया, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये किस प्रभाव पे कार्य करते हैं, ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि इसमें ये जो ऊर्जा ले रहे हैं उसका 90% भाग तो ऊष्मा में व्यर्थ हो जाता है, सिर्फ 10% भाग से, सिर्फ 10% भाग है वही हमें प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो प्रतिरोध ए तथा बी आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ए बी से 2 गुना अधिक है, ए है वो बी से कितना गुना अधिक है, 2 गुना। जैसे आर ए का जो मान है वो बी से कितना है, 2 गुना अधिक है, ठीक है भाई। किस प्रतिरोध में धारा अधिक प्रवाहित होगी, तो आपको पता है प्रतिरोध और धारा आपस में क्या है, विलोमानुपाती है। आपस में क्या है, विलोमानुपाती। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा प्रवाह में बाधा, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, धारा प्रवाह में बाधा। तो अब देखो भाई आप लोग बात देखो कि यहां प्रतिरोध का मान अधिक है, प्रतिरोध का मान यदि अधिक है तो उसमें धारा का मान क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध का मान यदि अधिक है तो उसमें धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो आर ए का मान अधिक है, ए का मान ए बी से क्या है, ए प्रतिरोध है वो बी से क्या है, 2 गुना है। देखो ए प्रतिरोध है वो बी से कितना गुना है, 2 गुना है। तो आर ए का मान अधिक है तो आई ए का मान, आई में से जो धारा प्रवाहित होगी उसका मान क्या होगा, कम होगा। तो देखो किस प्रतिरोध में धारा प्रवाह अधिक होगी, तो धारा प्रवाह अधिक किस में होगी, बी में होगी, क्योंकि आर बी का मान कम है तो आई बी का मान क्या होगा भैया, अधिक होगा, ठीक है। तो बी प्रतिरोध है, बी प्रतिरोध में अधिक धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। विद्युत वाहक बल है, कोई भी मेरा चालक है या
उपकरण है, इस उपकरण में यदि मुझे धारा प्रवाहित करनी है तो मैं इसके सिरों पे क्या लगाता हूँ, एक बैटरी लगाता हूँ। इसके सिरों पे क्या लगाता हूँ, बैटरी लगाता हूँ। और ये जो बैटरी है ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। ये जो बैटरी है ये क्या करती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न करके ये इलेक्ट्रॉनों को क्या देती है भैया, गति देती है। तो इलेक्ट्रॉनों, विद्युत वाहक बल क्यों आवश्यक है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए। क्यों आवश्यक है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध ताप वृद्धि से, कार्बन फिलामेंट लैंप है इसका जो प्रतिरोध है वो ताप वृद्धि से क्या होता है, घटता है। कार्बन फिलामेंट लैंप है इसका जो प्रतिरोध होगा, कार्बन फिलामेंट लैंप का जो प्रतिरोध होगा वो ताप वृद्धि से, यदि तापमान को बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। क्योंकि जो कार्बन होता है, जो कार्बन होता है इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, कार्बन होता है इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कार्बन फिलामेंट का यदि हम लोग प्रतिरोध में तापमान बढ़ने से इसका तापमान यदि बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, 40 ओम तथा 100 ओम के दो प्रतिरोध आपस में समानांतर में जोड़े गए हैं, कौन सा प्रतिरोध अधिक धारा लेगा। देखो भाई 40 ओम का प्रतिरोध है, अभी हम लोगों ने किए ये क्वेश्चन, और 100 ओम का प्रतिरोध है, एक बैटरी से इनको जोड़ा हुआ है, 20 वोल्ट की एक बैटरी है। तो ये कह रहा है कि जी कौन सा प्रतिरोध अधिक धारा लेगा, कौन सा प्रतिरोध अधिक धारा लेगा। तो कौन सा प्रतिरोध अधिक धारा लेगा, जिस प्रतिरोध, जिसके अंदर प्रतिरोध का मान कम है, जहां प्रतिरोध का मान कम है उसमें धारा क्या होगी, अधिक होगी। जिसमें प्रतिरोध का मान कम है उसमें धारा क्या होगी, अधिक होगी। तो किस में धारा अधिक होगी, 40 एम्पियर, 40 ओम में। किस में धारा अधिक होगी, 40 ओम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 120 ओम तथा 80 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अधिक वोल्टेज ड्रॉप किस में होगा, अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा 120 ओम में होगा। क्योंकि जिसमें प्रतिरोध का मान अधिक है, जिसमें प्रतिरोध का मान अधिक है उसमें वोल्टेज का मान क्या रहता है, अधिक रहता है। क्योंकि देखो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर। श्रेणी क्रम में धारा का मान, I का मान क्या रहता है, समान रहता है। I का मान क्या रहता है, समान रहता है। मतलब I मेरा क्या हो गया, नियत हो गया। I क्या हो गया भैया, नियत हो गया। तो यदि R का मान अधिक होगा, जहां R का मान अधिक होगा वहां V का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। समानांतर क्रम में जस्ट इसके ऑपोजिट है। जहां समानांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में यदि R का मान अधिक है तो I का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो मेरा श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में यदि R का मान अधिक है तो V का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो जिसमें R का मान अधिक है वहां V का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। 120 ओम प्रतिरोध में क्या होगा, अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समानांतर क्रम में 3 शाखाएं लोड से जुड़े हुए हैं, फ्यूज के लिए आवश्यक स्थान है। तो फ्यूज के लिए जो आवश्यक स्थान है वो क्या होगा, पहली शाखाओं के साथ फ्यूज जोड़ देंगे, ये भी सही है। दूसरी तथा तीसरी शाखाओं के मध्य फ्यूज जोड़ दें, मध्य में नहीं, तीनों शाखाओं से पहले। जो हमारी तीनों शाखाएं हैं, जैसे 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो तीनों प्रतिरोधों से पहले, तीनों प्रतिरोधों से तो तीनों प्रतिरोधों से पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्यूज को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा होगा, सभी शाखाओं से पहले फ्यूज जोड़ देंगे, सभी शाखाओं से पहले फ्यूज जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो, प्रदर्शित संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा।
ये जो हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो भाई, ऐसे जो क्वेश्चंस है इनको सबसे पहले हम लोग पीछे से करना प्रारंभ करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा कहाँ से प्रारंभ होंगे, पीछे से प्रारंभ होंगे। तो आप लोग देखोगे ये जो 5 ओम है, हमें 2 सूत्र याद होना चाहिए। अगर मेरा श्रेणी क्रम में है, आर इक्विवेलेंट सीरीज में, उसका सूत्र होगा R1 प्लस R2, और यदि समानांतर क्रम में है उसका सूत्र होगा R1 गुणा R2 बटा में R1 प्लस R2। अब देखो ये दोनों जो प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में है, ये प्रतिरोध आपस में है श्रेणी क्रम में। तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस पूरे की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, 10 ओम लिख सकता हूं। पूरे की जगह कितना लिख सकता हूं, 10 ओम, क्योंकि आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 5 प्लस 5। तो इन दोनों की जगह कितना हो गया, 10 ओम हुआ या नहीं हुआ। तो 10 ओम मान लो ये हो गया 10 ओम। अब ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये आपस में कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो यहां देखो भाई 10 बटा 20 कितना हो गया, 5। इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। अब आप लोग देखोगे 20 और 5 25, 25 और 5 30, ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है, ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का पता कैसे लग रहा है, एक का अंतिम सिरा दूसरे का प्रारंभिक सिरा, एक का अंतिम सिरा दूसरे का प्रारंभिक सिरा। तो ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है, ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में है। तो 20 प्लस 5 25, 25 5 30। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। अब देखो 6 और 30 आपस में कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में, क्योंकि दोनों का प्रारंभिक सिरा एक है, दोनों का अंतिम सिरा एक है। तो 30 और 6 आपस में कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में। तो इसके लिए क्या होगा, 30 6 बटा में 36, 1 गया 6 पे गया, 6 5 30, कितना आ गया, 5 ओम आ गया। इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है आर इक्विवेलेंट है, वो कितना आ गया, 5 ओम आ गया। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन करने में। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पीछे से बिल्कुल क्वेश्चन को पीछे से प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से क्रम है। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में थे, श्रेणी क्रम के बाद में इनका जो तुल्य आया वो इस 10 ओम के समानांतर क्रम में आया। समानांतर क्रम में आया तो यहाँ हमने समानांतर क्रम का सूत्र लगाया, 10 गुणा 10 बटा में 20। ठीक है, अब ये जो आया इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया 5 ओम, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया 5 ओम। ये जो 5 ओम है ये 20 और 5 के श्रेणी क्रम में है, तो ये 20 प्लस 5 कितना हो गया, 30 हो गया। ये जो 30 ओम है ये 6 ओम के कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो यहाँ हमने समानांतर क्रम का सूत्र लगाया, 30 गुणा 6 बटा में 36। ठीक है, 30 प्लस 6 36। तो ये आपस में इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया, पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आया, ये कितना आया, 5 ओम आया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है, जो पदार्थ है, पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई पे निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, चालक तार के तापमान पे निर्भर करता है, चालक तार के तापमान पर निर्भर करता है। क्योंकि यदि चालक है, चालक का यदि मैं तापमान बढ़ाऊंगा, चालक का यदि मैं तापमान बढ़ाऊंगा, यदि कंडक्टर है इसका मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और नेक्स्ट पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर भाई हमारा जो चालक है, पदार्थ की प्रकृति पर भाई हमारा जो चालक है वो बना किससे हुआ है, वो कौन से पदार्थ से बना हुआ है। क्योंकि कॉपर है तो कॉपर का प्रतिरोध अलग होगा, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अलग होगा, सिल्वर है सिल्वर का प्रतिरोध अलग होगा, गोल्ड है गोल्ड का प्रतिरोध अलग होगा। तो किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की लंबाई पे निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, तापमान पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। इसका मतलब सारी सभी बातों पे निर्भर करता है। तो इसमें तुलना करेंगे तो प्रतिरोध किसका अधिक होगा। तो नॉर्मल सी बात है भाई, जो कॉपर है, कॉपर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। कॉपर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो देखोगे समान साइज होने पर तांबे का प्रतिरोध कम होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, समान साइज है, यदि दोनों वायर है, दोनों वायरों की लंबाई L है, दोनों वायरों की लंबाई क्या है,
एल है, तो समान साइज होने पर दोनों का यदि समान साइज होगा तो कॉपर का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। तो पहला ऑप्शन देखते ही बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमें चारों के चारों ऑप्शन देखने जरूरी है। कई बार क्या होता है कि दो ऑप्शन एक साथ मिलते होते हैं, और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि चारों में से जो सबसे स्टिक बैठे। आगे वाला समान साइज होने पर एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कम होगा, नहीं जी, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कम नहीं होता, कॉपर का प्रतिरोध कम होता है। दोनों का समान होगा, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपरोक्त परिपथ में कुल प्रतिरोध होगा। उपरोक्त परिपथ में कुल प्रतिरोध होगा। स्ट्रक्चर देखने पे आपको कॉम्प्लिकेट लग रही है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को देखोगे कि इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, इसका ये एंडिंग पॉइंट मान लो, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, इसका ये एंडिंग पॉइंट मान लो, इसका ये स्टार्टिंग मान लो, इसका ये एंडिंग। देखोगे एक का प्रारंभिक सिरा, एक का अंतिम सिरा, एक का प्रारंभिक सिरा, दूसरे का अंतिम सिरा। यदि सभी प्रतिरोधों में एक प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा और दूसरे का अंतिम सिरा, एक का प्रारंभिक सिरा दूसरे का अंतिम सिरा आपस में जुड़े हुए हों, तो ऐसे संयोजन को कौन सा संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हम लोग स्कूल के अंदर जब प्रार्थना करते थे तो एक श्रेणी में खड़े होते थे ना, देखो, और टीचर आपको कहता था कि गैप मेंटेन करो, तो एक का लेफ्ट हैंड होता था, एक का राइट हैंड होता था, एक स्टूडेंट का लेफ्ट हैंड होता था और एक का क्या होता था, राइट हैंड होता था। तो ऐसा जो संयोजन, ऐसा जो क्रमबद्ध है वो क्या कहलाता है, श्रेणी संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, श्रेणी संयोजन कहलाता है। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। और समानांतर में क्या होते हैं, सभी प्रतिरोधों के प्रारंभिक सिरे आपस में जुड़े होंगे और अंतिम सिरे आपस में जुड़े होंगे। ये प्रारंभिक सिरे हैं, ये आपस में जुड़े हैं, ये अंतिम सिरे हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो संयोजन है, ये कौन सा संयोजन कहलाता है, समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब ये संयोजन है, ये कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र पता होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर है, क्या होगा सूत्र, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, आप लोग देखोगे 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम, तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा, 12 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपरोक्त परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। उपरोक्त परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो अभी हम लोगों ने देखा है, देखो आप लोग इस क्वेश्चन में भी उपरोक्त परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो आप लोग देखोगे कि ये आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका ये प्रारंभिक सिरा हो गया, इसका ये अंतिम सिरा, इसका ये प्रारंभिक सिरा, इसका ये अंतिम सिरा, इसका प्रारंभिक सिरा, ये इसका अंतिम सिरा। तो ये सारे के सारे आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए आर इक्विवेलेंट का क्या सूत्र होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आर इक्विवेलेंट बराबर देखोगे 3 प्लस 4 प्लस 5। आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 12 ओम। आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, 12 ओम। अब हमें ओम के नियम से पता है, अब हमें ओम के नियम से पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। V का मान दिया हुआ है कितना है, 12। I का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, R का मान कितना है, 12। तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखोगे 12/12 कितना हो गया, 1 एम्पियर। I का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर। मतलब इस परिपथ में से जो धारा है वो कितनी प्रवाहित होगी, 1 एम्पियर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा भाई, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ की लंबाई को 4 गुना, लंबाई कितनी कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं, तथा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को कितना कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसको आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग देखो कि भाई ये कोई चालक तार है, इसकी लंबाई कितनी थी, L थी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना था, A था। अब मैं इस चालक तार की लंबाई को खींच के, इस चालक तार को खींच के इसकी लंबाई को कितना कर देता हूँ, 4 गुना कर देता हूँ। ध्यान रखना, इसकी लंबाई को मैंने कितना कर दिया, 4 गुना कर दिया। यदि मैं लंबाई को बढ़ाऊंगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। अब इसने कह दिया भाई क्षेत्रफल कितना कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। यदि ये नहीं कहता तो क्षेत्रफल हमारा कितना गुना कम हो जाता, 4 गुना कम हो जाता। कितना गुना कम हो जाता, 4 गुना कम हो जाता। लेकिन इसने कहा भाई मैं इतना खींच रहा हूं कि क्षेत्रफल आधा हो रहा है। ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। तो आप लोग देखो R बराबर रो L बट्टा में A।
ठीक है, इसको मैं एल डैश कह देता हूँ, इसको मैं ए डैश कह देता हूँ, एल डैश बटा में ए डैश। तो देखोगे भाई रो का मान है वो दोनों स्थितियों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो हमारा पदार्थ है वो दोनों में क्या है, सेम है, दोनों पदार्थ की प्रकृति दोनों की सेम है, तो रो का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। एल डैश का मान है ये आप पुट कर दो, कितना आ गया 4l। ए का जो मान है वो कितना आएगा, a/2 आएगा, a/2 है, ये 2 है, इसकी 2 की पूंछ पकड़ो, इसको क्या ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो r बराबर क्या होगा, रो 8l बटा में a। तो ये जो प्रतिरोध है इसको हम लोग पूरे को क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, इसको सारे को आप r डैश कर दो, तो ये सारा का सारा मान क्या हो गया, r हो गया, तो r डैश बराबर क्या होगा 8r। मतलब जो नया तार है इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। नया तार है इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ये तो है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसको शॉर्ट में लेके करना, ऑब्जेक्टिव है, वहां कोई आपसे पूरा डिस्क्राइब तो करवाता नहीं है, सीधा करो। तार की लंबाई कितना गुना बढ़ रही है, 4 गुना, क्षेत्रफल कितना हो रहा है, आधा हो रहा है, मतलब ये 4 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, आधा हो रहा है, दोनों को आपस में गुणा कर दो, 4 गुना 2 कितने हो गए, 8, तो क्या हो गया, 8 गुना हो गया। प्रतिरोध है, लंबाई को बढ़ाओगे, हम लोगों को पता है कि यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब सीधा ही पता लग रहा है, लंबाई को बढ़ाने पे प्रतिरोध तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कितना, भाई लंबाई 4 गुना बढ़ाई है तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यदि क्षेत्रफल को घटाया है तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा। तो देखो लंबाई की वजह से 4 गुना बढ़ा और क्षेत्रफल की वजह से 2 गुना और बढ़ गया, तो 4 गुना क्या हो गया, 8 हो गया। तो सीधा का सीधा क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तार का प्रतिरोध 5 ओम है, उसी पदार्थ से बने 2 गुणी लंबाई व 2 गुणे परिच्छेद क्षेत्रफल के दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। बड़ा इजी सा है भैया, देखो ये वायर है, इसकी लंबाई कितनी है, l है, ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, a है, इसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, कितना है भाई, 5 ओम। अब मैं इसकी लंबाई को क्या कर देता हूं, 2 गुणी कर देता हूं, लंबाई को मैंने क्या कर दिया, l डैश बराबर क्या कर दिया, 2l कर दिया, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a डैश बराबर क्या कर दिया, a बाय जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल को भी कितना गुणा कर देते हैं, 2 गुणा कर देते हैं, तो क्षेत्रफल भी कितना कर दिया, 2a कर दिया, क्षेत्रफल भी कितना कर दिया, 2a कर दिया। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है भाई, लंबाई की वजह से प्रतिरोध बढ़ा, r की वजह से प्रतिरोध कितना हुआ, 2 गुना हुआ, r की वजह से प्रतिरोध कितना हुआ, 2 गुना हुआ। अब क्षेत्रफल को बढ़ाया है, क्षेत्रफल को क्या किया है, बढ़ाया है, यदि क्षेत्रफल को 2 गुना किया है तो प्रतिरोध कितना गुना कम हो गया, 2 गुना कम हो गया। प्रतिरोध कितना गुना कम हो गया, 2 गुना कम हो गया। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है भाई, लंबाई की वजह से प्रतिरोध बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ गया, क्षेत्रफल की वजह से प्रतिरोध 2 गुना घट गया, तो प्रतिरोध में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तो जो r है, r का मान, नई वायर का भी जो r का मान है वो क्या रहेगा, वो 5 ओम रहेगा। कितना रहेगा, 5 ओम रहेगा। लंबाई को बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ा, लंबाई कितनी बढ़ाई, 2 गुना बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, 2 गुना। तो लंबाई को यदि 2 गुना बढ़ाया तो प्रतिरोध कितना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा। अब क्षेत्रफल को 2 गुना बढ़ाया है, क्षेत्रफल को बढ़ाया तो हमें पता है प्रतिरोध और क्षेत्रफल में आपस में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है भाई, एक चीज यदि बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। अब यहां यदि क्षेत्रफल बढ़ा है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो नए वायर का जो प्रतिरोध है, नए वायर का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। तो इसकी वजह से, लंबाई की वजह से प्रतिरोध 2 गुना बढ़ा है, क्षेत्रफल की वजह से प्रतिरोध 2 गुना घटा है, तो प्रतिरोध क्या रहेगा, समान रहेगा, प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन है नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रेणी डीसी परिपथ में दुगनी धारा प्रवाहित करने के लिए, यदि हमारा डीसी सोर्स लगा हुआ है, धारा को हमें दुगनी प्राप्त करनी है तो वोल्टेज को भी क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, वोल्टेज को भी क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 ओम प्रतिरोध के 4 टुकड़े समानांतर में जोड़ने पर प्रतिरोध होगा। 40 ओम का कोई प्रतिरोध था, ठीक है। अब मैंने इसके क्या कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, कितने कर दिए, 4। तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम हो गया। प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम हो गया। अब मैं इनको कौन से क्रम में जोड़ रहा हूं, समानांतर क्रम में जोड़ रहा हूं। चारों को कौन से क्रम में जोड़ दिया, समानांतर क्रम में जोड़ दिया। ये लो जी,
अब ये कह रहा है, अब प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। अब ये कह रहा है कि जी नए परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो नए परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, आर बटा में एन। आर का मान कितना है, 10 है, आर का मान कितना है, 10 है, संख्या कितनी है, 4 है, कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, 4 प्रतिरोध लगे हुए, तो 10 बटा 4 क्या हो गया, 2.5 ओम। 10 बटा 4 क्या हो गया, 2.5 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु है। तो सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है, तांबे की होती है, देखने पे पता लग रहा है। सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं, यदि उनके प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है, यदि प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है तो धारा का अनुपात होगा। तो हम लोगों को पता है कि प्रतिरोध और धारा आपस में क्या होती है, विलोमानुपाती होती है, विलोमानुपाती होती है। तो प्रतिरोध का यदि अनुपात R1 और R2 का यदि अनुपात 1:2 है, 1:2 है, तो I1 और I2 का जो अनुपात होगा, I1 और I2 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। I1 और I2 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न परिपथ में धारा का मान किस शाखा में उच्च होगा। तो कौन सी शाखा में धारा का मान उच्च होगा, तो देखना भाई, यदि मेरा समानांतर क्रम संयोजन है, कौन सा संयोजन है, समानांतर क्रम, याद रखना, यदि मेरा समानांतर क्रम संयोजन है तो जिसका प्रतिरोध कम है, R का मान जहां कम है वहां I का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो कौन सी शाखा में, ये 10 ओम की है, ये 40 ओम की है, ये 100 ओम की है, तो R1 जो शाखा है इसमें धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा क्योंकि यहां प्रतिरोध का मान क्या है, सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम्पियर मोटर परिपथ में मापन व एम्पियर मीटर है, ये परिपथ में मापन व लगाया जाता है। एम्पियर जो मीटर होता है, एम्पियर मीटर है, ये किसका काम करता है, धारा मापन का काम करता है। एम्पियर मीटर है, मान लो ये जो मेरा कोई लैंप है, इस लैंप के सिरों पे मैंने एक बैटरी लगा रखी है, इसको ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए या इसको वोल्टेज देने के लिए। तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसके लिए मुझे एमीटर का उपयोग करना होगा, या मैं इसको क्या कह देता हूँ, एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर हमेशा ही परिपथ के कौन से क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में, और क्या काम करता है, धारा मापन का काम करता है। तो एम्पियर मीटर ये परिपथ के कौन से क्रम में लगेगा, श्रेणी क्रम में लगेगा, क्या काम करेगा, धारा मापन का काम करेगा। वहीं जो वोल्ट मीटर है, याद रख लेना, वोल्ट मीटर है, ये वोल्टेज नापने का काम करेगा और परिपथ के कौन से क्रम में लगेगा, समानांतर क्रम में। कौन से क्रम में लगेगा, समानांतर क्रम में। जो एमीटर है ये परिपथ के श्रेणी क्रम में लगता है और धारा का मापन करता है, वहीं जो वोल्ट मीटर है ये परिपथ के समानांतर क्रम में लगता है और वोल्टेज नापने का काम करता है, विभवांतर नापने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 ओम प्रतिरोध किस श्रेणी में आता है। 1 ओम का जो प्रतिरोध है ये लघु प्रतिरोध की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आएगा, लघु प्रतिरोध की श्रेणी में आएगा भाई। नेक्स्ट देखो, 7/20 एल्यूमिनियम इंसुलेटेड के केबल में। तो 7/20 का क्या मतलब है कि इसमें 7 तार है और 20 गेज की संख्या है। गेज संख्या कितनी है, 20 है, और तारों की संख्या कितनी है, 7 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 ओम तथा 20 ओम प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं और 240 वोल्ट से इनको सप्लाई दी हुई है। सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 240। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो धारा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई, एक प्रतिरोध मेरा 80 ओम का है, एक प्रतिरोध मेरा 20 ओम का है। ठीक है, दोनों को कौन से क्रम में जोड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। और इनको सप्लाई देने के लिए हमने एक बैटरी लगाई रखी है जिसकी वोल्टेज कितनी है, 240 वोल्ट है। ये कह रहे हैं जी परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा के लिए सूत्र क्या होता है, V बराबर है IR। अब हमें V का मान तो पता है, लेकिन
आर का मान नहीं पता, क्योंकि यदि एक प्रतिरोध होता तो मैं सीधा लिख देता, अब इसमें दो प्रतिरोध है तो मैं यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। R1 का मान कितना है, 80 है, R2 का मान कितना है, 20 है, कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया भैया, 100 ओम हो गया। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, 100 ओम हो गया। तो देखो V का मान दिया हुआ है कितना है, 240। I का मान हम लोगों को निकालना है, R का मान हमें पता है कितना है, 100 है। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे, 1 0 से 1 0 हो जाएगी। I बराबर क्या होगा, 24/10। I का मान कितना आ गया, 2.4 एम्पियर। कितना आ गया भैया, 2.4 एम्पियर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर है ये परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और क्या काम आता है, वोल्टेज नापने का। परिपथ के अक्रॉस विभवांतर नापने का या वोल्टेज नापने का काम आता है। जो एमीटर है ये परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक धारा नियम दिया था और दूसरा कौन सा नियम दिया था, वोल्टेज नियम दिया था। तो देखो भाई, धारा नियम है ये भी किसने दिया था, किरचॉफ ने दिया था। वोल्टेज का जो नियम है ये भी किसने दिया था, किरचॉफ ने दिया था। तो दोनों के दोनों नियम है ये किसने दिए थे, किरचॉफ ने दिए थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। धारा नियम क्या कहता है, ये कहता है जी किसी नोड पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का मान हमेशा ही क्या रहेगा, बराबर रहेगा, या किसी नोड पर धारा का जो बीजगणितीय योग है ये क्या रहता है, शून्य रहता है। दूसरा वोल्टेज नियम ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी मेरा परिपथ है उस मेश के अंदर या लूप के अंदर सप्लाई वोल्टेज और प्रतिरोधों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा ही आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, या एक मेश के अंदर सप्लाई वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का जो बीजीय योग है, बीजगणितीय योग है, वो क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये दो नियम दिए थे किरचॉफ ने। तो धारा का नियम भी किरचॉफ का है और वोल्टेज का नियम भी किसका है, किरचॉफ का है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका। ए और बी दोनों ही है किरचॉफ के। व्हीटस्टोन ब्रिज किस सिद्धांत पर उपयोग आता है। देखो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये हमेशा ही अज्ञात मान का जो प्रतिरोध निकालना है उसके लिए काम में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। परिपथ में धारा मापने के काम नहीं आता है, सप्लाई वोल्टेज मापने के काम नहीं आता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के काम। बिल्कुल सही बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किसके काम आता है, अज्ञात मान का जो प्रतिरोध है उसको मापने के काम आता है। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये 1 ओम से लेके 1 मेगा ओम तक, 1 ओम से लेके 1 मेगा ओम तक का प्रतिरोध नापता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, P/Q बराबर R/S। यहाँ हम लोग जो S है, S को क्या लेते हैं, अज्ञात मान लेते हैं। जो S है इसको क्या लेंगे, अज्ञात है मान लेंगे भाई। ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से नियंत्रण का कार्य करती है। तो नियंत्रण का जो कार्य करती है फ्यूज है, फ्यूज नियंत्रण का कार्य नहीं करती है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, ठीक है, जो ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से हमारी सुरक्षा करती है। लैंप है, लैंप हमें क्या देता है, लैंप हमें प्रकाश देता है। स्विच है, स्विच क्या होता है, हमें जो नियंत्रण युक्ति है स्विच है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, नियंत्रण युक्ति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संधि बिंदु पर धारा का बीजगणितीय योग। अभी किरचॉफ का नियम बताया था कि संधि पर या किसी बिंदु पर, जैसे ये संधि है, इस संधि पर आने वाली धारा का मान और जाने वाली धारा का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मान लो कि I1 और I2 धारा आ रही है और I3 और I4 धारा जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ I1 प्लस I2 किसके बराबर होगी, I3 प्लस I4 के बराबर होगी। या मैं यहां ये कह सकता हूं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर क्या होगा, 0 होगा। मतलब धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो कितना होगा, 0 होगा। ये किसका नियम है, ये किरचॉफ का नियम है। तो धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई इसमें, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो किरचॉफ है, किरचॉफ का धारा नियम संबंधित है। किरचॉफ का जो धारा नियम संबंधित है
वो किससे है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। जो किरचॉफ है, किरचॉफ का जो धारा नियम है वो किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। और जो वोल्टेज नियम है, किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो किससे संबंधित है? वो आवेश संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आवेश संरक्षण से संबंधित है। किरचॉफ है, किरचॉफ का जो धारा नियम है, धारा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। और जो वोल्टेज जो का जो नियम है वो किस पे है? आवेश संरक्षण पे आधारित है। किस पे है? आवेश संरक्षण पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हीटस्टोन सेतु में जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आता है तो परिपथ क्या होगा? परिपथ कहाँ होगा? यदि गैल्वेनोमीटर में, ये देखो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे 4 प्रतिरोध लगे होंगे, ये P होगा, ये Q होगा, ये R होगा और ये S होगा। इसको मैं क्या दे देता हूँ? एक सप्लाई वोल्टेज देता हूँ। इसके लिए मैं एक बैटरी का उपयोग करता हूँ और यहाँ हम इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। यहाँ हम इसमें क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर। अब क्या होता है कि जब ये परिपथ मेरा संतुलित होता है, इसमें संतुलित का मतलब जब P बटा Q का जो मान है वो किसके बराबर होता है? R बटा S के। P बटा Q का जो मान है वो R बटा S के बराबर होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये क्या होगा? मेरा संतुलित होगा। और संतुलित की अवस्था में यहाँ इसमें जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप आएगा वो क्या आएगा? शून्य आएगा। तो परिपथ में ये विक्षेप शून्य कब आएगा? जब हमारा परिपथ है वो क्या होगा? संतुलित होगा। तो ये P बटा Q बराबर R बटा S। यहाँ S क्या है? अज्ञात मान का प्रतिरोध है। अज्ञात मान का प्रतिरोध है। S क्या है? अज्ञात मान का प्रतिरोध है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। जो इंसुलेशन का जो प्रतिरोध है वो हमेशा ही किस में मापा जाता है? मेगा ओम मीटर में। किस में मापा जाता है? मेगा ओम मीटर में। याद रख लेना, इंसुलेशन प्रतिरोध किस में मापा जाता है? मेगा ओम मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस परिपथ में असीमित धारा प्रवाहित हो रही है वह कहलाता है। असीमित, जिसमें बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? जी परिपथ है वो मेरा लघु परिपथ हो गया, मतलब परिपथ क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। जब मेरा परिपथ शॉर्ट हो जाता है तो उसमें धारा का मान कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। जब परिपथ शॉर्ट हो जाता है तो उसमें धारा का मान कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो जिस परिपथ में असीमित धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। परिपथ क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद साथियों। आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमारी कल की जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे। ठीक है, आज हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे आशा है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों।